डायरेक्शन कोसाइंस हम पढ़ रहे थे, कोई भी वेक्टर जो भी एक्सिस के साथ एंगल बना, किसी भी एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है उसका कॉस की वैल्यू। लेकिन यहां तो एक्स एक्सिस की पूछ लिया तो वेक्टर दिया हुआ ही नहीं है। क्या कहना है? केवल वो बोले जिन्होंने इसका सॉल्यूशन नहीं पढ़ा है। तो वेक्टर दे रखा है क्या? नो सर। दे रखा है। कैसे दे रखा है? कैसे मतलब? एक्सिस दे रखा है। एक्स एक्सिस आप जरा देखो तो एक्स एक्सिस यही हुई ना? यस सर। ओरिजिन से ये वेक्टर दे रखा है ना वेक्टर। यस सर। वेक्टर क्या है? पहचानो। वेक्टर यानी क्या? डायरेक्शन। यस सर। डायरेक्शन। तो एक्स एक्सिस कहना अपने आप में डायरेक्शन हो गया ना? यस सर। तो डायरेक्शन दे रखी है ना एक्स एक्सिस। यस सर। अब ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है? और वाई के साथ और जेड के साथ 90 आ गया ना? यस सर। एक्स के साथ 0 डिग्री, वाई के साथ 90 डिग्री। तो जब कॉस, तो इसका डायरेक्शन कोसाइंस कौन बता सकता है? क्या नाम? निकेश। निकेश डायरेक्शन ऑफ कोसाइन। डायरेक्ट एक्स डायरेक्शन कोसाइंस। अब ध्यान करना, अब ये डायरेक्ट हो गया। जब समझ में आ जाएगा तो डायरेक्ट होगा, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइंस समझ में आ गया। यस सर। निकेश एक्स के लिए 1 मुझे तो डायरेक्शन कोसाइंस इकट्ठे बोल दो तीनों। 1,0,0. यस सर। बिल्कुल, बस शाबाश बेटा। ये हो गया तीनों डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस। शर्मा क्या नाम है सर? हाँ, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइन 0, 1, 0। क्योंकि वाई एक्सिस, ध्यान करना, यहां जो गलती अक्सर होती है, मैं इसलिए कह रहा हूं, आप लोग तो नहीं करते, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो। कई बार क्या होता है, जब एक्स एक्सिस के लिए तो हमने एक्स से शुरू किया, तो वाई एक्सिस के लिए अधिकांश बच्चे वाई से शुरू कर देते हैं। नहीं भाई, पहला डायरेक्शन कोसाइन एक्स का ही लिखना पड़ेगा। तो वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है हम बने, और हाँ, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव भी नहीं होगा, क्योंकि एंगल बन रहा है सीधा एक्स एक्सिस के साथ। ध्यान में आ गया क्या? यस सर। तो क्वेश्चन सिंपल है? है या नहीं? पक्का? अच्छा, मैं बताता हूं, खड़े हो। हाँ, नहीं मुझे पता तो लगा किसने पूछा था, केवल इसलिए पूछा था। बैठो। वाई एक्सिस यानी वाई एक्स, मान लो ये वाई एक्सिस है ना? वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है? और वाई एक्सिस के साथ 0 और वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ 90. तो डायरेक्शन कोसाइन के लिए अल्फा 90, Yes, sir. बीटा 0, गामा 90, तो कोसाइन कितना हो गया? 0, 1, 0. हो गया। ऐसे ही जेड एक्सिस के साथ 0, 0, 1 हो जाएगा। यस सर। क्लियर है बेटा? यस सर। तो यहां तक की जो चीजें थी, ध्यान से समझ लो, वो सभी चीजें आपकी पुरानी यानी वेक्टर पर आधारित थी। 3D के चैप्टर के लिए केवल रिवाइज था। एक रिवाइज और कि कोई भी एक वेक्टर है और एक दूसरा वेक्टर, मान लो जैसे ये है, ये वेक्टर है ए, एक वेक्टर और इधर जा रहा है बी, जो इसके पैरेलल है। पैरेलल वेक्टर होने पर क्या कंडीशन होती है? कंडीशन क्या होती है? डायरेक्शन सेम होगी, तो डायरेक्शन सेम तो है ही, तभी तो पैरेलल है। डायरेक्शन क्वेश्चन सेम होगा। हम क्या कंडीशन लिखें जिससे पता लग जाए कि लिखित में A is equal to alpha time B। इसमें क्या होता है, कोई भी वेक्टर है, जैसे एक वेक्टर था 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये था ए वेक्टर। मैं बी वेक्टर क्या लिखूं जो दिखने से पता लग जाए कि ये इसका पैरेलल या कोलिनियर है? K times किसी भी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करना, अर्थात मैं मान लेता हूं k इंटू, मैंने k इसलिए लिखा है जो आप लोगों ने कहा था कि अब हो सकता है k की वैल्यू 1 हो, तो ये सेम हो गया। हो सकता है -1 हो, तो माइनस में हो गए सारे। 3 हो तो ये 6, 9 और 12 हो गए। इसकी जो पहचान है, दो वेक्टर अगर कॉमन लेने के बाद अंदर सेम बच जाएं, तो आप समझ जाना कि वो दोनों वेक्टर पैरेलल।
और यदि हमें दे रखा हो कि एक वेक्टर ए है, हमें पैरेलल वेक्टर बी लिखना है, हमें ये नहीं पता कि किस स्केलर नंबर से वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप आइडिया से कोई भी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करके, ये आता है बेटा छोटा सा क्वेश्चन, राइट द पैरेलल वेक्टर ऑफ ए, तो आप एक सिंपल के से, और के जरूरी नहीं है, आजकल तो लैम्डा बहुत चलता है इसमें, पर जिससे भी करो, म्यू से, लैम्डा से, के से, किसी से भी मल्टीप्लाई करके जब हम वेक्टर लिख देंगे तो वो उसका जनरलाइजेशन होगा। आप कभी भी उसको डबल करके, ट्रिपल करके या हाफ करके नहीं लिखना, क्योंकि वो केवल एक पार्ट हुआ। जनरलाइजेशन में आपको एक स्केलर नंबर आर्बिट्री कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके लिखना। यस सर, यस ये चीज सबको ध्यान आ गई? यस सर। तो अब हम कूद जाते हैं 3D पर, और कूदने की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कूदने पर ही हम स्पेस में आएंगे, वरना तो फिर किसी न किसी प्लेन पर टच हो रहे हैं। अभी मैं फर्स्ट पर टच हो रहा हूं, लेकिन जब जो चीज हवा में होती है तभी वो 3D होती है, अर्थात स्पेस में हो। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब स्पेस में है तब वो 3D फॉर्म में आ गया। वैसे तो हम देखते हैं वो सब चीज 3D है, चाहे हम बेंच देख लें, कोई भी चीज 2D नहीं होती, हर चीज 3D है। लेकिन हम अगर अब बात करेंगे लाइन, तो लाइन में छोटा सा पहले पुरानी चीज बता देता हूं जो आपने इससे पहले पढ़ी हुई है। ऐसी लाइन बहुत पढ़ी हुई है आपने, यस सर। क्योंकि ये सारी लाइन आपने ग्राफ के ऊपर पढ़ी है, एक्स वाई एक्सिस पर पढ़ी है अभी तक, जो 10th तक या 10th तक ही पढ़ी है, 11th में तो थी नहीं है। आपने लाइन ड्रॉ की है या बनाते हो कॉपी में, वो सब 2D में हो। लेकिन अगर कोई लाइन स्पेस में हो, जैसे एक ये हमारी ट्यूबलाइट है, ये पीछे से उखड़ जाए और हवा में लटक जाए, पर लटक रही है ना, मान लो ये लटक गई। वैसे तो ट्यूबलाइट तो ये भी स्पेस में ही है, क्योंकि छत से है ना पीछे का, तो उसके कारण से थोड़ा सा नीचे हो रहा है फ्रेम की वजह से। तो कोई लाइन अगर स्पेस में है तो इसका मतलब वो 3D है। ठीक हो गया? अब हमें जो 3D चैप्टर में जो पढ़ना है मुख्य रूप से, वो पढ़ना है कि कोई लाइन अगर स्पेस में है तो उसकी इक्वेशन कैसे पता करते हैं, है ना? और अगर लाइन हमारी तो प्लेन स्पेस में है या प्लेन 3D में है तो उसकी इक्वेशन, तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस, इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हमने ये तो कहता है इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस। आप में से कौन कौन बच्चा, केवल हाथ खड़े करना, ये बता सकता है इक्वेशन ऑफ लाइन इन प्लेन? हम स्पेस तक तो तब चलेंगे ना, पहले ये तो पता लगे कि आपको ये पता है क्या कि प्लेन में इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है? 2 3 4 5 6 7 8, बाकी मुंह पर हाथ, कुछ के सर पर हाथ, कुछ के बालों में हाथ, कुछ के कान पर, ठीक लगा ले, कोई बात नहीं। कुछ दूसरों को देख रहे हैं, अच्छा इसने हाथ खड़ा कर दिया, इसको पता है। हाँ बेटा तुम बताओ, रोहित क्या नाम है? ऋतिक। हाँ, इक्वल टू कांस्टेंट। बैठो। और कोई? अगर जो ये बताने वाले हो वो तो दोबारा हाथ खड़े मत करना। कोई और? ओह मेरा हीरो बता रहा, बता। कोई बात नहीं, तो क्या फर्क पड़ गया, सजा नहीं है। मैं तो कह रहा हूं गलत भी हो तो बताने के लिए हाथ खड़ा करना चाहिए, कुछ तो हो तुम्हारे पास बोलने को, पर वो सेम मत बोलना जो उसने बोला, क्योंकि अगर वो उत्तर उसके लिए गलत है तो तुम्हारे लिए भी गलत है। बता। वेरी गुड, बैठो। ठीक है। हाँ बेटा, इक्वल टू mx प्लस सी। और जनरल इक्वेशन नहीं है, जनरल इक्वेशन, बाकी उसकी भी ठीक है, तेरी भी ठीक है, हाँ, तुम्हारी में थोड़ी सी गड़बड़ है। और अब हाथ और खड़े करना जरा फिर से, जो बताने की स्थिति में हो। केवल 2 बच्चे बचे हैं अब। जनरल इक्वेशन चाहिए? सौरभ। हाँ सौरभ बोलो। y माइनस y नॉट बराबर m बैठो माइनस। बैठो बैठो बैठो। सर y2 माइनस r2।
देखो बेटा ये जनरल नहीं है, ये स्लोप पॉइंट फॉर्म है। Yes, sir. आप फिर भटकते हो। वो है स्लोप पॉइंट फॉर्म या पॉइंट स्लोप फॉर्म। उसने बताया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, उसने बताया क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म। जब हम जैसे मैं भी बता रहा था ना, एक वेक्टर दे रखा और आपसे पूछा है पैरेलल वेक्टर, आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, गलत नहीं है, पैरेलल है, किसी भी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दो। जनरल इक्वेशन का मतलब है हर परिस्थिति में जनरल रहना। हाँ बोल। A plus B plus C equal to Correct. 1. तो प्लेन की, अब ध्यान करो सबने पढ़ा हुआ है, जनरल इक्वेशन का मतलब होता है ax प्लस by प्लस c, ये होती है और ये जो आपने स्ट्रेट लाइन पढ़ी थी ना, उसके बाद फिर जनरल इक्वेशन पर आए थे और जनरल इक्वेशन को कन्वर्ट करते थे हम और इक्वेशनों में जो हमने टाइप से पढ़े हुए। तो प्लेन की जनरल इक्वेशन, लाइन की जनरल इक्वेशन, ये हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन वो 3D में। लेकिन आपको 2D का भी तो पता हो, तभी तो 3D समझ में आएगा। तो 2D ध्यान में आ गया, ax प्लस by प्लस c, केवल 2 एक्सेस, और वो भी x और y। z नहीं होना चाहिए, ये मत समझ लेना कि जी 3z प्लस 4y इक्वल टू 0 भी हो सकती है क्या? हो तो सकती है, हो तो सकती है, गलत नहीं होगी अगर हम बड़े लेवल पर समझें, क्योंकि वो yz प्लेन पर है, x 0 है। लेकिन आम तौर पर जो रियल लाइफ में अगर हम देखते हैं तो अगर 2 ही एक्सेस हैं तो हम एक्स वाई की बात करते हैं, और जहां z एक्सेस आ गया वहां हम 3D की बात करते हैं। ठीक है ना? तो अब हम आ जाते हैं सीधा कि अगर हमारे पास कोई भी लाइन दे रखी हो तो इस लाइन की जनरल इक्वेशन हम कैसे पता करें। आपके कोर्स में इसकी इक्वेशन पता करने के 2 मेथड दे रखे, 2 तरीके दे रखे हैं। जैसे आपने स्ट्रेट लाइन की पढ़ी थी, आपने पढ़ा होगा पॉइंट स्लोप फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, इंटरसेक्ट, ऐसे कई फॉर्म पढ़े थे। तो सबसे बढ़िया बात है 3D में लाइन की इक्वेशन पता करने के केवल 2 ही फॉर्म। अब वो 2 फॉर्म कौन कौन से हैं हम एक साथ पढ़ेंगे तो शायद हमें जल्दी समझ में आए। बेटा अभी बुक मत देखना, थोड़ी सी देर बुक मत देखना, चला सी देर रुक जाओ, है ना? अगर आपको ज्यादा ही है, मैं एक बार रीडिंग करके इनके पॉइंट एज इट इज बोल देता हूं कि जो फॉर्म का नाम है। पहला है इट पासेस थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड, अच्छा इसमें से देख के पढ़ना था ना, इट पासेस थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड हैज गिवन डायरेक्शन। यानी एक ऐसी लाइन की इक्वेशन पता करना जिसका एक पॉइंट पता हो, ये पॉइंट मालूम है, गिवन है कि वो लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है। जैसे जनरल उसमें था स्ट्रेट लाइन वाली में, पॉइंट स्लोप फॉर्म में, और इसमें दूसरी चीज डायरेक्शन मालूम है कि भाई इस पॉइंट से, तो अब एक पॉइंट से तो कितने डायरेक्शन में लाइन जा सकती है? कितने डायरेक्शन में बता सकता है? तो भैया पॉइंट से जाने से तो क्लियर नहीं होगा, ये भी तो बताओ कि वो लाइन जा किस डायरेक्शन में रही है। तो हमें दे रखा है कि भैया वो इस डायरेक्शन, और ये मान लिया बी। हमें ये मालूम है कि ये लाइन बी वेक्टर की डायरेक्शन में जा रही है। अब इस लाइन की, लाइन ये इसकी इक्वेशन, ये डायरेक्शन दे रखी है। ऐसा भी हो सकता है आपसे कहे कि नहीं जी आपको ऐसी लाइन की इक्वेशन बताओ जिसमें आपको 2 पॉइंट दे रखे हो। बस इसका एडजेक्टिव पढ़ देता हूं, इट पासेस थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। ध्यान में आ गया? बिल्कुल क्लियर है? बेटा अभी बुक नहीं देखना। 2 गिवन पॉइंट से पास हो रही है तो इक्वेशन पता करना, और अगर एक पॉइंट से पास हो और डायरेक्शन पता हो तो पता। बिल्कुल ठीक है। अब हम एक जनरल रूप में देखें, तो अगर हम इसको ग्राफ के रूप में देखें तो ए पॉइंट दे रखा है, ए का पोजीशन वेक्टर, ए पोजीशन वेक्टर शॉर्ट में लिख दिए। अच्छा चूंकि गिवन है तो x1 y1 और z1 लिख सकते हैं। यस सर। आप लोगों ने 11th में भी पढ़ाई की थी कि जब जनरल इक्वेशन बनाते हैं तो एक पॉइंट हम जनरलाइज लेते हैं। जनरलाइज क्यों लेते हैं? जो रिप्रेजेंट करता है, चूंकि सेट पढ़ चुके हो आप, जो रिप्रेजेंट करता है सभी पॉइंटों को। तो हमने मान लिया कि हमारा एक पॉइंट
है ना। P ऐसा है जो पूरी लाइन के पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है, जनरल पॉइंट, और इसके कोऑर्डिनेट हैं X, Y, Z. और इसका पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं R। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ? कोई दिक्कत नहीं है। No, sir. A पॉइंट गिवन था, Yes, sir. P पॉइंट हमने ऐसा लिया है जो हर पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसके कोऑर्डिनेट हमने x y z ले लिए हैं, और इसका जो पोजीशन वेक्टर है हमने R लिया है। ये भी वेक्टर दे रखा है। अब क्या हम AP वेक्टर लिख सकते हैं क्या? Yes, sir. P माइनस है Yes, sir. यानी R माइनस है, Yes, sir. किसके पैरेलल होगा? B के। B के, yes, क्यों होगा? गिवन है। Given. क्यों होगा? Given है। क्योंकि ये पैरेलल है, Yes, sir. है ना। तो वेक्टर मैंने AP निकाला, वो हो गया मेरा R माइनस A वेक्टर। होगा या नहीं? Yes, sir. कोई दिक्कत ही नहीं है। No, sir. जब इसमें दिक्कत नहीं है तो हमें पता है कि AP पैरेलल किसके हैं? B वेक्टर है। तो R माइनस A किसके इक्वल हो जाएगा? भाई किसी एक स्केलर क्वांटिटी से तो K से कर लो, म्यू से कर लो, किसी से भी कर लो, पर लैम्डा आप डायरेक्ट इक्वल टू B तो नहीं लिख सकते। No, sir. किसी स्केलर क्वांटिटी से इनटू करनी पड़ेगी। Yes. तो देखो ये इक्वेशन हो गई, ये हो गई आपकी वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन। कितना सिंपल है। R माइनस A Yes, sir. पैरेलल किसके है? B के। तो R माइनस A इक्वल टू लैम्डा B। इट्स अ वेक्टर इक्वेशन। मैं ध्यान करना, मैं बात किसकी बात कर रहा हूं? वेक्टर। क्योंकि यहाँ पोजीशन वेक्टर फॉर्म में लिख रहा है। Yes, sir. तो पोजीशन वेक्टर फॉर्म में इसका जो वेक्टर, अगर आप और सिंपल करना चाहो तो आप इतना कर सकते हो, बस A को उधर ले जाओ। Plus. हाँ ऐसे लिख लो। तो लैम्डा कांस्टेंट है ना? लैम्डा तो कांस्टेंट है, तभी तो पैरेलल है तो कांस्टेंट, इसको K लिख लो। आपको ऐसा लग रहा है तो K लिख दो, कंफ्यूज नहीं होना। लैम्डा तो क्योंकि पैरेलल है, तो A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर। है ना, सिंपल। Yes, sir. अगर कहें जी कार्टेशियन फॉर्म में चाहिए तो फिर हमें कार्टेशियन फॉर्म में चाहिए तो जो I कैप, J कैप, K कैप फॉर्म में हमें इनको डाल दो, बस। कैसे वो समझ लो, वो इसका बड़ा इंटरेस्टिंग है, पर उसको करने से पहले हम एक बार 2 पॉइंट फॉर्म और देख लें। यहां तक तो सबको क्लियर है? Yes, sir. मान लो ये 2 पॉइंट फॉर्म होता तो क्या करते? कुछ नहीं है, हमें डायरेक्शन तो दे नहीं रखी है। Yes. नहीं दे रखी ना? No, sir. दे रखी है, दे रखी है। 2 पॉइंट है ना? Yes, sir. Yes, sir. जब 2 पॉइंट है, अगर आपको AB लाइन की निकालनी है तो फिर डायरेक्शन मालूम है या नहीं? Yes, Yes, sir. sir. और अगर वो कहें कि जी 2 पॉइंट है, आप BA लाइन की मुझे इक्वेशन बताओ, तो ये वाली डायरेक्शन हो गई। Yes, sir. कैसे करें डायरेक्शन? जल्दी मत करो। 2 पॉइंट देने पर जब भी वो वेक्टर बोलेंगे तो बताएंगे कि AB लाइन या BA लाइन, किस लाइन की इक्वेशन पता करनी है। तो BA का मतलब तो B माइनस है। Yes, sir. क्या आएगी B माइनस है? डायरेक्शन। ध्यान करना, क्या आएगी? डायरेक्शन। यानी आपके पास B वेक्टर आ गया, OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। ये आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. डायरेक्शन मालूम हो गई? Yes, sir. इस डायरेक्शन को पता करने के लिए इनिशियल पॉइंट कौन सा था? B. ए। Yes, sir. Yes, sir. इनिशियल पॉइंट। Yes, sir. ये गलती मत कर जाना बस। अगर ये गलती कर गए सब खत्म। आपके पास जो मेन पॉइंट था इनिशियल, वो कौन सा था? A। B नहीं था। समझ गए? Yes, sir. पॉइंट कौन सा था? A. ठीक है। Yes. A से B, तो डायरेक्शन आपने B माइनस ए की है। इनिशियल पॉइंट है आपका A. सर बी में से चेंज हो जाएगा ना, बी हो जाएगा। B हो जाएगा बिल्कुल। जहां से शुरू हो रही है तो वो हमारा फिक्स पॉइंट ये हो, एक फिक्स पॉइंट गिवन। B पॉइंट दूसरा भी फिक्स है, क्वेश्चन में दिया होगा B से A फाइंड करना, तो B फिक्स पॉइंट हो जाएगा, इनिशियल हो जाएगा। इनिशियल हो जाएगा। वो तो BA में B पे इनिशियल और वो टर्मिनल, Yes, sir. बिल्कुल वेक्टर में पढ़ा हुआ है आपने। अब ऐसे में एक एक और A वेक्टर, अगर पोजीशन की बात करें तो ये A, ये B और ये हो गया। अच्छा B ऑलरेडी आ रहा है ना, यहाँ पे तो नहीं लिखा था, ये लिखा, तो मैं इसको A1 B1 मान लूं फिर, Yes, sir. इससे गड़बड़ ना हो, है ना। तो B1 माइनस A1 वेक्टर,
करके मैं आराम से बी वेक्टर यानी डायरेक्शन पता तो कर सकते हैं। यस सर। ए मुझे दे ही रखा है, यस सर। ये तो मालूम है मुझे। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं इसके हिसाब से देखूं, एक पॉइंट पी तो लेना ही पड़ेगा जनरल। यस सर। भाई जनरल इक्वेशन पता करनी है। यस सर। तो r माइनस ए इक्वल टू लैम्डा, अगर इसको एज इट इज भी छोड़ दें हम तो b माइनस ए वन रखो, ए वन नहीं तो b माइनस। जब ध्यान करना, पर ये जो b है, कंफ्यूज मत होना, ये जो b है ये भी नहीं है, ये डायरेक्शन है ना। तो मैं इसको ऐसे कर देता हूं, तो कंफ्यूज होता हूं। ध्यान करना, ये जो b है ये वाला b नहीं है ना। हाँ, ध्यान में आ गया। यस सर। अब ये आपका हो गया वेक्टर इक्वेशन ऑफ 2 पॉइंट। अंतर क्या पड़ा, एक पॉइंट दे रखा है, डायरेक्शन मालूम है, तो डायरेक्ट लैम्डा बी हो गया। अगर आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं तो बी माइनस ए कर। एंड द लास्ट वन इज इसका कार्टेशियन फॉर्म। मैं इसका कार्टेशियन फॉर्म ऊपर लिख देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। इसे मिटा दूं ना। यस सर। कार्टेशियन फॉर्म ध्यान नहीं है आपको सभी को, वो कोऑर्डिनेट यहीं से चलते हैं। r का कार्टेशियन x i कैप y j कैप इक्वल टू लैम्डा। तो a पहले a है ना, यस a मतलब एक्साइटेड x1 i कैप। बेटा इसको चेंज करना पड़ेगा ना, y1 j कैप प्लस लैम्डा। a की वैल्यू डाल दी हमने, ये प्लस लैम्डा b, b यानी उसके लिखना है ना हमें दूसरे वाले का। तो उसका एक काम करते हैं, a कैपिटल A डाल दूं, यस सर। एक्स आई कैप ए आई कैप बी जे कैप प्लस सी कैप। यहां जो उसके कोऑर्डिनेट हैं वो ये हो। कुछ डाउट हो रहा हो तो पूछिए, हम चाहें। हाँ क्या बोल, सर एक बार दोबारा सर ये बोल क्या क्या समझ में आया। सर यहाँ समझ आ गया सर, ये क्या? सर जो अपनी लाइन बनाई थी 2 पॉइंट बनाते हैं, टर्मिनल बताया था सर। उसके बाद आपने बताया था कि बी पॉइंट कैसे निकालेंगे सर। उसके बाद ये इक्वेशन सर ये वाली सर उसके ऊपर सर नहीं नहीं, हमने तो अभी कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं ना हम सबके। हम अभी कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं। हमारे पास जो r था, यानी जो हमने जनरल पॉइंट माना, उसके कोऑर्डिनेट मान लिए x y z। जो गिवन पॉइंट a था उसके कोऑर्डिनेट मान लिए x1 y1। यहां कैपिटल नहीं लिखना चाहो स्मॉल लिख लो, पर ये मैं b लिखना नहीं चाह रहा था, बस केवल इसलिए मैंने, क्योंकि b हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। यस सर। b हमने स्मॉल यूज कर रहे हैं ना। यस सर। या फिर आप x2 y2 z2 लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं। आप x2 y2 z2 लिख लो, पर उसे हम जनरली में दूसरे पॉइंट के लिए यूज करेंगे। ठीक है। अब यहां से जब आप इसमें वैल्यू डालोगे r इक्वल टू a प्लस लैम्डा। आपने पढ़ा है वेक्टर प्लस हो सकते हैं, तो प्लस हो सकते हैं, तो ये हो गया x1 प्लस लैम्डा a। यस सर। i कैप हो जाएंगे। यस सर। यहां से जब आप लोगों ने इक्वल वेक्टर भी पढ़ा हुआ है, ध्यान करो, वेक्टर में इक्वल वेक्टर में पढ़ा था कि अगर कोई वेक्टर इक्वल है, क्योंकि बीच में इक्वल का साइन है, तो i कैप के कोफिशिएंट इक्वल होंगे, j कैप के कोफिशिएंट इक्वल होंगे। अगर मैं कोफिशिएंट को इक्वल करता हूं तो मेरे पास आ जाता है x1 प्लस लैम्डा a इक्वल टू x। ये इसके इक्वल आ जाएगा। और इसके इक्वल आते ही मैं लैम्डा की वैल्यू निकाल सकता हूं x माइनस x1 अपॉन ए। पक्का निकल आएगा। यस सर। दूसरे से भी लैम्डा की वैल्यू आ सकती है। यस सर। तीसरे से भी लैम्डा की वैल्यू आएगी। यस सर। दूसरे से आ जाएगी y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। और ये तीनों किसके इक्वल होंगे? लैम्डा कैसा था? इसका मतलब कार्टेशियन फॉर्म हो गया x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। लैम्डा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा लैम्डा? क्योंकि लैम्डा आर्बिट्री कांस्टेंट है। यस सर। सेकंड इक्वल टू लैम्डा है। जब आप इसके क्वेश्चन दूसरे लेवल पर करोगे,
सेकंड लेवल, तब आप इसको लेट जेड करके x की वैल्यू y की वैल्यू z की वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन इक्वेशन फॉर्म में ये आपकी लाइन की जनरल, और इसकी पहचान इसी में दो इक्वल आते हैं, वरना कोई इक्वेशन में दो इक्वल नहीं पढ़ोगे बीच में आप। और अगर यहां देखें तो नीचे जो ए बी सी है वो इसी बी के कोऑर्डिनेट है, यहां आ जाएगा आपका x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, अगर b के कोऑर्डिनेट हम x2 y2 z2 मान लें, तो x2 माइनस x1, ऐसे ही y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस z1 और z माइनस z1। बस इसमें जो ध्यान रखने की बात है वो केवल इतनी सी है, इनिशियल पॉइंट किसे मानना उसको बेस बना करके करना। तो जो x1 ऊपर है इनिशियल पॉइंट का है, जो ज्यादातर बच्चे गलतियां कर जाते हैं वो यहां से कर जाते हैं, x1 कुछ माना है और माइनस किसी और में से करते हैं। ध्यान में आ गया क्या? तो इस तरह से आपने देखा होगा इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस। एक बार इसका रिवाइज करना, कुछ एग्जांपल देखना, उसके बाद फिर हम आगे डिस्कस करेंगे।